ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? वर्ल्ड वॉर वन। उसमें कोई दिक्कत किसी को? एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गाइस कैन थिंक ऑफ, आप मुझे बता सकते हो। ओके। सो यहाँ पर क्या था? वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इन वर्ल्ड वॉर वन लेक्चर, उसमें मैंने बोला था वर्ल्ड वॉर वन को क्या बोला जाता था। वर्ल्ड वॉर वन को बोला जाता था द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। मतलब इस वॉर के बाद और कोई वॉर नहीं है। ओके, दिस इज द वॉर जिसमें सारे वॉर्स खत्म हो गए। ओके, एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग परपेचुअल पीस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है, इट हैज बीन एट वॉर सिंस द पास्ट 400-500 years। पहले बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, then the French and the Russians, then the Germans and the French, and finally World War One। तो बेसिकली परपेचुअली 400 से 500 साल तक जो आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, इट वाज एट वॉर। सो when the World War One came to an end, the people thought that okay, finally we have lost so many people। okay, we have lost so many people। तो हो सकता है कि दिस इज इट। जो होता है ना, आहुति मांग रहे थे गॉड्स कि भाई यूरोप में पीस लाने के लिए उसके पहले यू नीड टू सैक्रिफाइस दीज मेनी मेन। ओके, वी हैव सैक्रिफाइस दीज मेनी मेन। सो उनका क्या कहना था कि चलो अब हम वी आर एट पीस। लेकिन विद इन 20 years, उससे भी भयानक, वर्ल्ड वॉर वन से भी कहीं ज्यादा भयानक, कहीं ज्यादा सोफेस्टिकेटेड एक वॉर स्टार्ट हो गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए थे जिसके वजह से ये वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, दैट वाज दी वर्ल्ड वॉर वन, ये जो उसका स्लोगन था वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, वो फेल हो गया। एंड द वर्ल्ड सॉ एन इवन ब्रूटल कन्फ्लिक्ट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्से वर्से की। तो वर्से वाज अ प्लेस इन पेरिस, और पैलेस ऑफ वर्से बोला जाता था। तो पैलेस ऑफ वर्से में बेसिकली ये ट्रीटी साइन हुई थी। ओके, ये ट्रीटी साइन हुई थी, दिस वाज अ पीस ट्रीटी। इसको कंफ्यूज मत करना आर्मिस्टिस से। आर्मिस्टिस वाज साइंड इन 1918 इटसेल्फ। ओके, 1918 में एक आर्मिस्टिस साइन हुई थी ऑन द जर्मन फ्रेंच बॉर्डर इन अ ट्रेन कैरेज। एक ट्रेन कैरेज था, उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जर्मन गवर्नमेंट एंड द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने साइन किया था। ओके, नाउ हियर इज द थिंग, आर्मिस्टिस हुआ, उसके बाद जर्मनी के जो काइजर थे, काइजर विल्हेम, ही एब्डिकेटेड। एब्डिकेशन का मतलब क्या है? ही लेफ्ट। ओके, ही लेफ्ट हिज his throne and he went to Denmark in exile। डेनमार्क चले गए और वहां पर एग्जाइल में चले गए। वहां पर एक पैलेस में उन्होंने अपना लाइफ जो नेक्स्ट 20-21 years है, ओके, ही सर्वाइव्ड फॉर द नेक्स्ट 20 years, और वहां पर उन्होंने अपने लास्ट डेज काटे। उसके बाद जर्मनी में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई विच वॉज मेड बाई मल्टीपल पार्टीज। ओके, मल्टीपल पार्टीज की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू में भी उस, यस यू आर करेक्ट, वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था, जब फ्रांस ने सरेंडर किया था तो सेम ह्यूमिलिएट करने के लिए जर्मनी ने सेम कैरेज में, जिसमें वर्ल्ड वॉर वन का सरेंडर करवाया गया था जर्मनी को, जर्मनी ने बदला लेने के लिए फ्रांस से उसी सेम कैरेज में साइन करवाया था सरेंडर डॉक्यूमेंट। और जो मेमोरियल बना था उस कैरेज के बाहर, जिसमें दिखाया गया था दैट फ्रेंच विक्ट्री मेमोरियल टाइप का था कि यहाँ पर था, तो वो मेमोरियल को हिटलर ने डायनामाइट से उड़वा दिया था। ठीक है, सो दिस इज दिस इज लेट अस कीप दिस फॉर आवर क्लास ऑन वर्ल्ड वॉर टू। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट आई जर्मनी की, एंड वहां पर क्या हुआ, एनार्की फैल गई। जर्मनी में क्या हुआ, बेसिकली एनार्की फैल गई। कम्युनिस्ट जो है, दे ट्राइड टू सीज पावर बिकॉज दे वेर एम्बोल्डेंड बाय द रशियन रेवोल्यूशन। तो जो जर्मन कम्युनिस्ट
मेंबर्स थे, जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने काफी ज्यादा एनार्की स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली जर्मनी वेंट इनटू एन एनार्की, काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी जर्मनी में, ऑलमोस्ट अ सिविल वॉर सिचुएशन काइंड ऑफ हैपेंड। देन 1919 में जून 28 को, ऑलमोस्ट 7-8 महीने के बाद, जो आर्मिस्टिस साइन हुआ था ट्रेन कैरेज में, जर्मन गवर्नमेंट के लोगों को पैलेस ऑफ वर्से में बुलाया गया और उनको फिर से ह्यूमिलिएट किया गया। अब यहां पर क्या था कि बिग फोर में कौन कौन से थे? फ्रांस, क्लेमेंसाउ करके एक बंदा था, हु वाज लीडिंग द हु वाज लीडिंग द नेगोशिएशन, ही वाज द लीडर ऑफ फ्रांस। देन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड लॉयड जॉर्ज। देन यूनाइटेड स्टेट्स से वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट थे, और इटली से विक्टोरियो ऑरलैंडो। तो ये चारों आए थे। यहाँ पर एक पते की बात है दैट इटली को धोखा मिला था बहुत बड़ा, बिकॉज इटली को जो भी प्रोमिस किया गया था, बिकॉज आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, 1915 तक इटली वॉज द पार्ट ऑफ द जर्मन अलायंस। इटली वॉज द पार्ट ऑफ द जर्मन अलायंस, और फिर इटली को बोला गया दैट इफ यू गो अगेंस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का कुछ पार्ट हम आपको दे देंगे आफ्टर वी विन द वॉर। तो उसी अश्योरेंस पे इटली जो है, उसने साइड स्विच करके एलाइज के कैंप में आ गया था, एंड इट फॉट अगेंस्ट द जर्मन्स, ऑलबाइट वेरी पुअरली। ओके, लेकिन फिर भी व्हेन द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, जब जब जंग का जो जिसको वो बोलते हैं बाउंटी, जंग का बाउंटी जो होता है, वॉर का बाउंटी, दैट वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां पर इटली को उन्होंने, दे डिड नॉट पे एनी हीड, एंड दे सेड दैट ओके यू आर अ लूजर एनीवेज, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके वजह से क्या हुआ इटली में, मुसोलिनी, ओके, ही गेन ट्रैक्शन बिकॉज द इटालियंस फेल्ट दैट वी हैव बीन चीटेड। ओके, वी हैव बीन चीटेड। तो मुसोलिनी का जो राइज टू पावर था, उनको क्या बोला जाता था? ब्लैक शर्ट्स। मुसोलिनी के जो बंदे थे, हम जब फासिज्म की क्लास करेंगे, फासिज्म एज अ मॉडल पढ़ेंगे, तो मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे, तो लेकिन इतना जान लो दैट बिकॉज ऑफ दिस बैक स्टैबिंग इन द ट्रीटी ऑफ वर्से, दैट वाज वन ऑफ द कोर रीजंस व्हाई द इटालियंस रैलिड बिहाइंड दिस फासिस्ट कॉल्ड मुसोलिनी। ओके, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ था दैट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज फिक्स्ड, that Germany is responsible for the war and no one else. And the German delegation begged that if you do that, if you hold the entire German population solely responsible for this war, which was not the case, both sides were guilty. लेकिन यहां पर क्या हुआ, सिंस जर्मनी हैड लॉस्ट, जर्मनी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिपका दी गई, एंड द जर्मन डेलीगेशन सेड दैट अगर आप ऐसा करेंगे तो द पीपल आर गोइंग टू राइज, और ऐसा हुआ भी नेक्स्ट 20 years में। लेकिन फिर भी अब देखते हैं वहां पर क्या क्या और हुआ था। तो देयर वेर सम टेरिटोरियल चेंजेस, जर्मनी लॉस्ट 13% ऑफ इट्स टेरिटरी एंड 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। कौन कौन से टेरिटरीज लूज किया, यहां देखो। सो ये वाला पार्ट है एल्से लोरेन का। सो दिस वाज एल्से लोरेन, जो है 1860 का जो वॉर हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जिसको क्या बोलते थे, आई टोल्ड यू लास्ट क्लास, फ्रैंको प्रशियन वॉर। तो फ्रैंको प्रशियन वॉर में जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था ये एल्सेस लोरेन वाला। ओके, एल्सेस लोरेन वाला जो पार्ट है, ये छीन लिया था, ठीक है। और उसके बाद, यस, यू आर करेक्ट, द लास्ट लेसन हमारे क्लास 12th में था, फर्स्ट चैप्टर, इफ यू गाइज रिमेम्बर। तो एल्सेस लोरेन जो पार्ट था, ये वाला पार्ट ये फ्रेंच स्पीकिंग एरिया था और फ्रांस का पार्ट था, और इसको जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था 1860 में एज अ वॉर बाउंटी, ठीक है। तो जर्मनी से ये वापस फ्रांस ने ले लिया वर्ल्ड वॉर 1 में, आफ्टर नियरली 60 years। ये जो रीजन था फ्रांस का, वो फ्रांस को वापस मिल गया। देन और भी रीजन्स थे, जैसे यहाँ पर ये थे, यहाँ पर देखो, ये मैलमेडी वाला एरिया था, सार रीजन। ओके, सार रीजन। देन द रूर रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट था जर्मनी के लिए। रूर रीजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और रूर रीजन को उन्होंने डीमिलिटराइज करा दिया। क्या करा दिया?
डीमिलिटराइज, व्हाट डज डीमिलिटराइजेशन मतलब ये किसी का पार्ट नहीं है। रूर, जो रूर एरिया था, रूर वाज द इंडस्ट्रियल हब। उसके पीछे का लॉजिक क्या था? व्हाई डिड द allies said that जर्मनी तुम रूर को डीमिलिटराइज करोगे, वहां पर तुम्हारा कोई भी मिलिट्री नहीं होना चाहिए। तो what was the reason? Because Ruhr was the industrial heartland of Germany. रूर रीजन जो है इट इज वेरी कोल एंड मिनरल रिच। तो जो जर्मनी का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड था, आज के डेट में भी in 2023 also the industrial heartland of Germany is based in the Ruhr region। तो रूर रीजन को उन्होंने खाली करवा दिया और बाकी एरिया को, जो बाकी एरिया है उसको उन्होंने क्या किया, बेसिकली एलाइज में बांट लिया। ये वाला जो एरिया है इधर, ये वाला पूरा पार्ट, ये नया एक कंट्री बना, पोलैंड। पोलैंड नया कंट्री नहीं था, बट पोलैंड का क्या सिचुएशन था, कभी रशिया के कंट्रोल में, कभी किसी के कंट्रोल में, कभी इंडिपेंडेंट रहता था, फिर रशिया के कंट्रोल में, कभी और किसी और के कंट्रोल में, फिर रशिया के कंट्रोल में। तो इसकी हिस्ट्री यही रही, कभी किसी कंट्री के कंट्रोल में रहता था, कभी रशिया के कंट्रोल में मैक्सिमम टाइम रहा, फिर 50-60 साल के लिए इंडिपेंडेंट हो गया, फिर किसी के, इस टाइप से रहता था। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 पोलैंड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और पोलैंड ने क्या किया, बहुत सारे एरियाज जर्मनी से ले लिए, ये वेस्ट प्रशिया ये सब, और एक सिटी था उसको बोलते थे डांजिग। और डांजिग को बोला गया, डांजिग वाज टू बी अ फ्री सिटी। डांजिग सिटी को बोला गया दैट इट विल बी अ फ्री सिटी। फ्री सिटी मतलब क्या होता है? फ्री सिटी मतलब बेसिकली इट विल बी गवर्न्ड बाय द लीग ऑफ नेशंस। ओके, किसी का नहीं है। ओके, किसी का नहीं है। नो, नॉट नॉट एग्जैक्टली कालिनिनग्राड। कालिनिनग्राड कोइंसबर्ग है, कोइंसबर्ग यहाँ पर है। ओके, नॉट कालिनिनग्राड। डांजिग इज एन अदर, इज अ डिफरेंट सिटी विच इज नाउ 100% इन पोलैंड। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन डांजिग जो एक जर्मन सिटी था, उसको क्या बोला गया, दैट इट विल नाउ बी अ फ्री सिटी। और जर्मनी और डांजिग के बीच में, यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जर्मनी और डांजिग के बीच में एक तरीके का बैरियर आ गया, एक तरीके का एक्सक्लेव बन गया कालिनिनग्राड। और कालिनिनग्राड को कोइंसबर्ग बोलते थे, कोइनिसबर्ग बोलते थे। आज के डेट में रशियन कैप्चर्ड है, दैट इज कॉल्ड कालिनिनग्राड। लेकिन उस समय जर्मनी का एक पार्ट था कोइंसबर्ग, और उसको क्या कर दिया उन्होंने, बीच में पोलैंड को ले आए। जर्मनी और कोइंसबर्ग के बीच में देयर वाज अ इंटायर टेरिटरी, जहां पर जर्मनी का कंट्रोल नहीं था, पोलिश कंट्रोल था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ है, किसी को समझ आया? किसी को यहाँ डाउट है तो बिल्कुल धड़ल्ले से पूछो। ओके, हु डिड इट बिकम डिस्प्यूटेड टेरिफ? नहीं आया समझ में? ओके, आई रिपीट अगेन। यहाँ देखो, तो यहाँ वेस्टर्न फ्रंट का समझ आ गया आपको। जर्मनी के 13% टेरिटरी लॉस्ट हुआ था, इतना समझ आया। 10% पॉपुलेशन जर्मनी की चली गई। ओके, यहाँ देखो, तो फ्रांस, ये वाला जो पार्ट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी पेन से, तो ये वाला जो पार्ट है, दैट वाज टेकन फ्रॉम फ्रांस ओनली बाय जर्मनी इन 1860 इन द फ्रैंको प्रशियन वॉर। ओके, और फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया 1919 में, तो फ्रांस ने ये टेरिटरी, जिसको एल्से लॉरेन बोलते हैं, ओके, एल्सेशियन कुत्ता सुना है आपने? एल्सेशियन डॉग्स बड़े पॉपुलर होते हैं, तो उसी टाइप से एल्से लॉरेन करके एक एरिया है, उसको फ्रांस ने वापस ले लिया। देन एक सार रीजन था, उसको भी ले लिया। एंड रूर रीजन जर्मनी में एक रीजन है विच इज इंडस्ट्रियल हार्टलैंड। जर्मनी का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, तो उसको बोला गया जर्मनी को कि एज पर द ट्रीटी यू आर गोइंग टू डीमिलिटराइज। आप इसको क्या करेंगे, डीमिलिटराइज करेंगे। वहां पर आपकी मिलिट्री नहीं रहेगी, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, बेसिकली रूर वॉज टेक्निकली सेंट आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ जर्मनी फॉर द रीजन, ये रूर में जर्मन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कंसंट्रेटेड थी। तो एलाइज को डर था कि अगर रूर को हम छोड़ देंगे, जहां पर इतना कोल है, इतना मिनरल्स है, तो हो सकता है जर्मनी वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इतना समझ आया?
यस और नो बोलते जाओ, देन आई विल गो अहेड, बिकॉज ये चीज है, समझ नहीं आएगी तो फिर एक कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर आगे नहीं समझ आएगा। यस नो बताते जाना, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, डीएम कर दो, तुरंत हम कर लेंगे। यस, दैट इज द रीजन व्हाई हिटलर रीटुक रूर इन 1935। और 1935 में रूर को बेसिकली हिटलर ने भेजा था अपना ट्रूप्स, ओके। एंड द रूर की जो जनता थी उसने ओवरवेलमिंगली हिटलर के लिए एक वोट किया था। वोट वाज थ्रू उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंडम, ओके। एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें जो जनता है इस रीजन की, उसने जो कि निकल गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के कंट्रोल से, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ गेटिंग बैक टू जर्मनी, बिकॉज उस समय जर्मन प्राइड वो वापस आ रहा था। ठीक है, दिस वी विल कवर इन वर्ल्ड वॉर 2, डोंट वरी, ओके। राइज ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी, ठीक है। ये ठीक है, इतना ठीक है, आई होप एवरीवन गॉट दिस। अब हम इधर आते हैं, इधर आओ। सो पोलैंड यहां देख रहे हो, पोलैंड का जो हिस्ट्री है, कभी ये रशिया के कंट्रोल में रहता था, कभी जर्मन कंट्रोल में रहता था, कभी इंडिपेंडेंट हो जाता था, और मैक्सिमम टाइम इट वाज अंडर द रशियन मोनार्की के कंट्रोल में। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो है इट इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वाई? बिकॉज रशिया, आपको पता है खुद उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो रशिया ने क्या किया, पोलैंड को आजादी दे दी। फिनलैंड, नाम सुना है फिनलैंड कंट्री? फिनलैंड करके एक कंट्री है स्कैंडिनेविया में, तो फिनलैंड को भी आजादी मिल गई। ऑल वेयर पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। और छोटे छोटे कंट्रीज जो कि रशियन एम्पायर के अंदर थे, उनको सोवियत्स ने इनिशियली आजादी दे दी, ये कह के कि हम वी डोंट वांट टू कोलोनाइज यू एनी मोर, बिकॉज सोवियत यूनियन कोलोनाइजेशन में बिलीव नहीं करता है। तो पोलैंड जो है विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रशियन एम्पायर बिकेम अ फ्री कंट्री। और एलाइज ने पोलैंड को यूज करके, पोलैंड को यूज करके जर्मनी के कुछ टेरिटरी पोलैंड के कंट्रोल में दे दिए, ताकि जो ये वाला पार्ट है जर्मनी का, ध्यान से देखना, दिस ईस्ट प्रशिया जो लिखा हुआ है यहां पर, ये और प्रॉपर जर्मनी में एक तरीके का बैरियर आ जाए, ओके। यहां पर एक सिटी था, उसका नाम था डांजिग, और डांजिग को बोला गया फ्री सिटी ऑफ डांजिग। व्हाई? बिकॉज नाउ इट वाज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ लीग ऑफ नेशंस, और इसको बोला गया फ्री सिटी है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ओके। इट इज अ फ्री सिटी, इट इज एन इंटरनेशनल सिटी। अब समझ में आया द जर्मन डिवीजन? यस और नो जल्दी से बता दो, आ गया तो आगे आगे बढ़ जाऊंगा। एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या है? For a brief period after Soviets granting independence and Germany recapturing them, the Polish was, yes, for 20 years, 20 years the पोलैंड और रशिया के बीच में वॉर भी हुआ था, पता है आपको? 1919 में देयर वाज अ पोलिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज रशिया ने जब इंडिपेंडेंस दिया, ओके, उसके बाद दे रियलाइज कि नहीं देना था। रशियंस गेव द इंडिपेंडेंस क्योंकि कमजोर थे, बट आफ्टर 1-2 years जब थोड़ी सी सिचुएशन स्टेबलाइज हुई, तो दे सेड अरे नहीं, वापस आ जाओ, ओके। देन पोलैंड और रशिया के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें पोलैंड इमर्ज विक्टोरियस, एंड उसको बोला जाता है द पोलिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1919 एंड 1920, ओके। तो ये चीज है। एंड अ लॉट ऑफ टेरिटरी, यहां देखो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर, दो ऑस्ट्रिया हंगेरी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। चेकोस्लोवाकिया, उसमें कुछ जर्मन टेरिटरी भी आ गई, उसका नाम था, पता है क्या है? सुडेटन लैंड। सुडेटन लैंड वाज अ जर्मन स्पीकिंग एरिया, जर्मन एथनिकली जर्मन एरिया, जिसको चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया, ठीक है। सो ये चीज है। इसमें डिसआर्मामेंट का भी था, इसमें डिसआर्मामेंट का भी था। उसमें बोला गया कि जो जर्मन आर्मी है वो 100,000 मैन, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। और 100,000 मैन किस लिए? ताकि अपना बेसिक सेल्फ डिफेंस कर सके जर्मन गवर्नमेंट, ओके। और कंस्क्रिप्शन, मतलब आप कॉल नहीं कर सकते हो सिटीजन्स को फाइट करने के लिए। देन टैंक्स नहीं बना सकते हो,
मिलिट्री एयरफोर्स नहीं बना सकते हो। एंड राइन एरिया मैंने बताया था ना, राइन लैंड वॉज टू बी डीमिलिटराइज्ड। ओके, तो राइन लैंड में भी मेजर इंडस्ट्रीज थे, मेजर इंडस्ट्रीज वाज आल्सो लोकेटेड इन दी राइन लैंड। ओके, और इसको सभी सभी को हिटलर ने वापस ले लिया। अच्छा, आप लोग इंटरेस्टेड हो ये सुनने में हाउ जर्मन आर्मी बिकेम सो पावरफुल जब उसको प्रोहिबिशन था कंस्क्रिप्शन, टैंक्स और मिलिट्री एयरफोर्स में? व्हाई, हाउ डिड इट बिकेम अ सुपर पावर विद इन 20 years? अब मैं बताता हूँ, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ऑलराइट, आई डोंट नो कहाँ जाएगा ये क्लास, लेकिन यू नो व्हाट द हेल। देखो सुनो, बेसिकली जर्मन आर्मी 100,000 men दैट वाज अधेयर्ड टू, जर्मन आर्मी 100,000 men तक लिमिटेड था, लेकिन व्हाट वाज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, मिलिट्री एयरफोर्स प्रोहिबिटेड था, तो व्हाट दे डिड वाज मेड प्राइवेट फ्लाइंग क्लब्स। तो प्राइवेट फ्लाइंग क्लब्स में क्या होता था, सामने से दुनिया को दिख रहा है, सामने से दुनिया को दिख रहा है कि भाई जर्मनी के पास तो एयरफोर्स नहीं है, लोग हॉबी के लिए प्लेन उड़ा रहे हैं। बट एक्चुअली में दीज प्राइवेट फ्लाइंग क्लब्स यूज टू प्रैक्टिस वॉर मैनूवर्स, एंड दे यूज टू प्रैक्टिस मैनूवरिंग दैट कैसे अगर बाद में हमें कभी हमारा एयरफोर्स बने, तो 20 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया अनटिल हिटलर केम एंड गेव देम द एक्चुअल एयरक्राफ्ट। तो वो क्या करते थे, बेसिकली जो हॉबी वाले प्लेन्स है, हॉबी वाले प्लेन से पायलट्स को ट्रेन करते थे, एंड द वर्ल्ड वाज फूल्ड थिंकिंग कि भाई ये तो हॉबी के लिए कर रहे हैं, अपने मस्ती मजाक के लिए कर रहे हैं। तो इससे एयरफोर्स बना उनका। टैंक्स के लिए they were practicing using dummy tanks, और जो जनरल्स थे जर्मन आर्मी के, छोटी सी जर्मन आर्मी जो थी उसके जनरल्स थे, दे वे राइटिंग, ओके, दे वे राइटिंग पैंजर डॉक्यूमेंट्स। पैंजर मतलब होता है स्टील, और जर्मन में पैंजर को टैंक भी बोला जाता है। तो पैंजर जो है, पैंजर डॉक्यूमेंट्स लिख रहे थे कि कैसे अगर जर्मनी को इतने सारे अगर टैंक्स मिल जाए, हम कैसे अटैक करेंगे। दे वर डिलिबरेटिंग फॉर द 20 years। ओके, दे वर डिलिबरेटिंग फॉर 20 years कि अगर जिस दिन हमें टैंक्स मिलेंगे उस दिन हम इस टाइप से हरकत करेंगे। देन how how did the German army amassed so many tanks and so many these things, aircraft? अब उसके बारे में सुनो जल्दी से। वॉर बॉन्ड्स था। ओके, देयर वाज समथिंग कॉल्ड द मेफो बिल्स। उनका जो जर्मन्स का एक, जो हिटलर ने अपॉइंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर, उसका नाम था यालमर शाशत। यालमर शासक जो था उसने समथिंग कॉल्ड मेफो बिल, जैसे बॉन्ड समझते हो गवर्नमेंट बॉन्ड, उसी तरीके से उसने मेफो बिल्स को लेके आया, एंड मेफो बिल्स को यूज करके दे स्टार्टेड मेकिंग ट्रैक्टर्स, मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैक्टर्स, दे स्टार्टेड मेकिंग मैसिव अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन। लेकिन ये जो ट्रैक्टर बना, जर्मनी बिकेम द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर्स एंड वॉशिंग मशीन, लेकिन tractors and washing machine was being made on the paper. Actually में tractor was the code name for tank and washing machine was the code name for artillery. Sorry. So समझ में आया how Germany became so powerful? By 1939 Germany became so powerful using these tactics. Okay, ये मुझे बताना था, ऑल्दो पता नहीं इसका यूज आएगा कि नहीं आएगा, बट एज अ एंथुजियास्ट दीज थिंग्स यू शुड नो। चलो, सो डिसआर्मामेंट हो गया, ठीक है। यस वैभव, प्लीज ऐड करो। सर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जितनी भी जो आज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ये भी सर एक तरीके से ऐसे डेवलप हुए थे कि सर 1935 में एक ट्रेडी हुई थी, नेवल ट्रेडी, कि चाहे वो यूएस हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये सब अपनी नेवीज जो होंगे वो लिमिट करेंगे, जैसे कि बैटलशिप्स हुआ, फ्रिगेट्स हुआ, ये सब हुआ। तब जाके फिर से एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो था वो डेवलपमेंट में आया, अमेरिका और जापान के एक कोल्ड वॉर के चांस के बीच में।
और सर जब वो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जब आर्टिलरी का प्रोहिबिशन आया, तब जाके हिटलर ने ये ऑर्डर करा था कि अब हम V1 रॉकेट्स हम बनाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो सर इस तरीके से सर ये सब मतलब आए रेवोल्यूशनरी वेपन, जैसे कि V1 हुआ और वो हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन, ये सब सर। Yes, and they were called the Wunderwaffe. Wunderwaffe मतलब होता है वंडर वेपन्स इन जर्मन। ओके, तो ये वंडरवाफा का कंसेप्ट था। वी विल कवर दैट इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में। तो डिसआर्मामेंट समझ गए, कैसे उसको जर्मनी ने सरकमवेंट किया, वो भी आप समझ गए। देन एक वॉर गिल्ट क्लॉज आर्टिकल 231 में लाया गया। उस ट्रीटी ऑफ वर्साई के आर्टिकल 231 में क्या लिखा हुआ था? दैट जर्मनी एंड इट्स एलाइज आर सोलली रिस्पॉन्सिबल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर यूपीएससी के आंसर को लिख रहे हो तो ये बोल सकते हो, दिस एम्बोल्डेंड जर्मन नेशनलिस्ट। और उन्होंने इस आर्टिकल 231 क्लॉज लेके बोला कि दिस इज नेशनल ह्यूमिलिएशन। इसको क्या बोला? दिस इज नेशनल humiliation. Okay, and because of this war guilt clause there was also the talks of reparations कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो अब तुम हमें पैसा वापस करोगे। तो कितना पैसा? 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स, अराउंड 32 बिलियन यूएस डॉलर। आज के रेट पे अराउंड 200 से लेके 250 बिलियन डॉलर्स हो सकता है। ये 2023 के रेट पे 200 से 250 बिलियन डॉलर के अराउंड। ओके, ये फिक्स किया गया कि जर्मनी पे करेगी। प्रॉब्लम थी कि इतना 250 बिलियन डॉलर गरीब जर्मनी, बैंकरप्ट जर्मनी को पे करना था। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी हैड बिकम अ बैंकरप्ट स्टेट। ओके, तो उसको 250 बिलियन उस समय बड़ा एक कह सकते हो बहुत बड़ा एक अमाउंट होता था। देन लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड, और ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्से। ठीक है, और जर्मनी को इनिशियली अलाउ नहीं किया गया, जर्मनी को इनिशियली अलाउ नहीं किया गया। एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन जर्मनी? इकोनॉमिक स्ट्रेन आया ऑब्वियसली, इतने सारे पैसे वापस करने के लिए बोला तो ऑलरेडी बैंकरप्ट जर्मन इकोनॉमी और बैंकरप्ट हो गई। देन देयर वाज नेशनल ह्यूमिलिएशन। Germany was a proud country. Okay, Germany was a very proud country and it was a very nationalistic country. और within 5 years उसको इस तरीके से humiliate किया गया। Okay, it was considered national humiliation, especially Article 231, जिसमें Germany was said to be the only responsible power, किसी और की responsibility नहीं थी। Okay, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी हुआ, एनार्की आ गई। एक्सट्रीमिस्ट पार्टी लाइक दी जर्मन नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी नैस्डैप, जिसको जो बाद में जाके नाजी पार्टी बनी, ये सारी पार्टीज आई। ओके, क्रिटिसिज्म एंड कंसिक्वेंसेस। तो इसका क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ? तो उसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस और उस समय के कंटेम्पररीज, जैसे कि जॉन मेनार्ड कीन्स, ही बिलीव द ट्रीटीज टर्म्स वेर टू प्यूनिटिव एंड हार्श ऑन जर्मनी, और उसके वजह से ही वॉन्ड, जॉन मेनार्ड कीन्स ही वॉन्ड की भाई देख के हो सकता है कि इस ट्रीटी के वजह से फ्यूचर में जर्मनी के साथ एक और कन्फ्लिक्ट आपका हो जाए, और ऐसा हुआ भी। देन इट फेल्ड टू इंश्योर सिक्योरिटी। सो जो ट्रीटी थी इट इंटेंडेड टू मेक फ्रांस मोर सिक्योर अगेंस्ट जर्मन एग्रेशन, लेकिन हुआ क्या कि 6 वीक के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 में विद इन 6 वीक्स द इंटायर फ्रेंच आर्मी कोलैप्स्ड। ओके, देन यूएस डिड नॉट रैटिफाई। यूएस का जो सीनेट था उसने इस ट्रीटी ऑफ वर्से को रैटिफाई नहीं किया, और उसका कंसर्न्स था अबाउट द लीग ऑफ नेशंस की लीग ऑफ नेशंस का क्या कंसेप्ट है, बड़ा नया कंसेप्ट है, एंड लीग ऑफ नेशन इज एन यूरोपियन लेड बॉडी इट फेल्ट। तो उसने इसको रैटिफाई का मतलब क्या होता है? साइनिंग एंड रैटिफिकेशन का मतलब जानते हो? दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन पार्ट। साइनिंग और रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? जल्दी से बताओ। साइनिंग का मतलब है आपने साइन कर दिया, और रैटिफाई का मतलब है आपने ऑफिशियल कर दिया अपने कंट्री में।
साइनिंग का मतलब है आपके रिप्रेजेंटेटिव ने जाके साइन कर दिया कि ठीक है जी हम इसके पार्ट बनना चाहते हैं। रैटिफिकेशन का मतलब है कि आपके कंट्री में ओके इसको ऑफिशियल मान लिया गया, दैट ओके इट हैज टेकन प्रीसीडेंस ओवर नेशनल लॉज। तो जब आप साइन करते हो तो कोई फाइनल नहीं होता है, लेकिन जब आप रैटिफाई करते हो तो आप एक सहमति दे रहे हो, यू आर सेइंग कि ओके आई एक्सेप्ट द लेजिटिमेसी ऑफ दिस ट्रीटी ओवर माय नेशनल लॉज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइनिंग एंड रैटिफिकेशन। ये काम आएगा आपको पेरिस एग्रीमेंट वगैरह में व्हेन यू आर रीडिंग एनवायरमेंट। ओके, सो यूएस डिड नॉट रैटिफाई, एक ये चीज हो गई। देन वर्ल्ड वॉर टू, ऑब्वियसली अडोल्फ हिटलर ने काफी यूज किया ट्रीटी ऑफ वर्से के जो ह्यूमिलिएशन हुआ था उसको काफी अडोल्फ हिटलर ने एक्सप्लॉइट किया, एंड जर्मन पीपल यू नो हु वर वेरी एंग्री, जर्मन नेशनलिस्ट, उनको काफी ज्यादा उनके सिंपैथी के वो और उनके सपोर्ट के थ्रू ही केम टू पावर। ओके, अब हम ये समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव इंटर वॉर ईयर्स के बारे में, ट्रीटी ऑफ वर्से और इंटर वॉर ईयर्स के बारे में, एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव? इंडियन पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, यू नीड द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। यस वैभव पूछो। सर वन क्वेश्चन सर, जैसे कि अगर सर मतलब गिल्टी जो था वो सर वो जर्मन एम्परर था, तो फिर सर जर्मन एम्परर को सर अकाउंटेबल क्यों नहीं करा गया सर? जर्मन देखो, एक था ओके डब्ल्यू, देर वॉज समथिंग कॉल्ड दी ओके डब्ल्यू, एंड देन देर वॉज समथिंग कॉल्ड दी जर्मन मोनार्की, एंड देन देर वॉज समथिंग कॉल्ड दी यू नो जर्मन गवर्नमेंट, जो नॉर्मल जिसमें आपके सिविलियंस जो जर्मन आईएएस वगैरह रहते थे। ठीक है, सो ये तीन सेंटर ऑफ पावर था विद इन दी जर्मन गवर्नमेंट। और ओके डब्ल्यू जो था, ओके डब्ल्यू वॉज दी जर्मन आर्मी हाई कमांड। तो जर्मन आर्मी हाई कमांड वाज द मेजर यू नो परपेट्रेटर, और उसी के फोर्स पे, बिकॉज मोनार्की ने ट्राई किया था, मोनार्की ने लास्ट लास्ट तक ट्राई किया था, क्योंकि ऑल वेयर कजन्स। अगर आप उनकी फोटो देख लोगे, रशियन मोनार्क, जर्मन मोनार्क और ब्रिटिश मोनार्क, जॉर्ज जो था, जॉर्ज 5 था आई थिंक, जॉर्ज 4 या 5 था उस समय, एंड देन ये इधर काइजर विल्हेम था और उधर जार था। ये तीनों जो है इनकी फोटो देख लोगे तो तीनों एक तरीके से दिखते हैं, लगता है कि ट्रिपलेट्स हैं। उनकी फोटो जाके देख सकते हो आप। तो उनके बीच में बात हुई थी, उनके बीच में, मोनार्की के बीच में बात हुई थी कि यार हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, समर वैकेशन में हमारे बच्चे एक दूसरे के घर आते जाते हैं, तो लेट अस नॉट फाइट। लेकिन जो जर्मन ओके डब्ल्यू है उसने बोला नहीं नहीं जी हम तो फाइट करेंगे। जर्मन ओके डब्ल्यू वाज लेड बाय टू पीपल, एक था मार्शल पॉल फॉन हिंडनबर्ग, जो कि बाद में जाके जर्मनी के प्रेसिडेंट भी बने, एंड देन देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड लूडेनडॉर्फ। ओके, लूडेनडॉर्फ। ठीक है, ऑलराइट। बच्चे भी, यस, आपको पता है एक बात, जब क्वीन विक्टोरिया जो है, काइजर विल्हेम वाज अ स्मॉल किड, क्वीन विक्टोरिया के यहाँ पर छुट्टी मनाने गया था, बिकॉज दे वर ऑल कजन्स राइट, एक ही फैमिली के थे और डिफरेंट कंट्रीज को रूल करते थे, लेकिन एक ही हाउस से निकले थे। तो काइजर विल्हेम जो है एंड ही वेंट टू क्वीन विक्टोरियाज हाउस, और क्वीन विक्टोरिया ने उसको स्पैंक किया था खूब जोर जोर से, बिकॉज वो बदमाशी कर रहा था एंड ही वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। और काइजर विल्हेम को, जब वो छोटा बच्चा था, उसको खूब यू नो उसके बम्स पे चट 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 मारा गया था। वाई? बिकॉज एंड यू नो उसको ह्यूमिलिएशन मान के दैट मैं बदला लूंगा, मैं ये बदला लूंगा। सो इट्स अ वेरी क्रेजी स्टोरी। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन was fought because क्वीन विक्टोरिया spanked काइजर विल्हेम। तो यस, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन मोनार्की का ज्यादा चला नहीं। ओके डब्ल्यू जो है विच वाज लेड बाय हिंडनबर्ग एंड लूडेनडॉर्फ, दे सेड कि नहीं नहीं जी हम तो वॉर पे जाएंगे, एंड ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दिस इज अबाउट जर्मन प्राइड। ओके, ठीक है। देन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो ऐसी ही मतलब पंगू टाइप की थी, ज्यादा उनका कुछ चलता नहीं था गवर्नमेंट का, ऐसी नाम की थी। मेन फोर्स वेयर दी मोनार्की एंड दी ओके डब्ल्यू, और ओके डब्ल्यू वाज द मेजर यू नो परपेट्रेटर ऑफ द यू नो ऑफ द वॉर। ये समझ के चलो। आई होप आंसर मिल गया होगा आपको क्वेश्चन का। ठीक है, बड़ा बड़ा फनी है, उसका एक कैरिकेचर भी है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, टाइप करना क्वीन विक्टोरिया स्पैंकिंग काइजर विल्हेम। ओके, तो वो बचपन में गया था छुट्टी मनाने, जैसे नानी के घर नहीं जाते आप छुट्टी मनाने, ठीक है, तो उसको बढ़िया से पिटाई हुई थी उसकी। ठीक है, सो ये आई थिंक, आई होप ट्रीटी ऑफ वर्से आपको समझ आ गया होगा। अब लीग ऑफ नेशंस की बारी है।